पिता का जाना मतलब घर का छत विहीन होना, बारिश और तूफान में अचानक छाते का उड़ जाना, जिस दीवार का सहारा लिए बैठे हो उसी का भरभरा कर ढह जाना, या फिर ऐसा ही कुछ और। पाखी सही स्थिति का आकलन कर पाने की स्थिति में नहीं है। माँ को देखती है तो कलेजा कट के रह जाता है, वहीं रिश्तेदारों की चाशनी में लिपटी बेतुकी सलाहें सुनती है तो कटे कलेजे को सिलकर ढाल बनाने को जी चाहता है उसका। पाखी के लिए आने वाली परिस्थितियां आसान नहीं होगी, इसका एहसास उसे बखूबी है, लेकिन इनसे पार पाने की कोई रणनीति उसके दिमाग में अभी नहीं आ रही है। उसकी माँ तो साधारण घरेलू महिला रही है, पेट के रास्ते से पति के दिल में उतरने की कवायद से आगे कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। पता नहीं वे खुद नहीं सोच पाई थी या फिर समाज ने इससे अधिक सोचने का अधिकार उन्हें कभी दिया ही नहीं था। जो कुछ भी हो, अच्छी भली गृहस्थी की गाड़ी लुढ़क रही थी। कोई भी कहाँ जानता था कि ऊँट कभी इस करवट भी बैठ सकता है, लेकिन अब तो बैठ ही चुका है और यही सच है। राहत की बात यह थी कि पिता सरकारी कर्मचारी थे और सरकार की यही अदा सबको लुभाती भी है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन सरकार अपने सेवारत कर्मचारी और उसके बाद उसके आश्रितों का अंतिम समय तक साथ निभाती है। लिहाजा परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल ही जाएगी, और यही नौकरी उनके आगे की लंगड़ाती राह में लकड़ी की टेक बनेगी। 14 बरस की छुटकी निम्मी और 21 साल की पाखी। माँ को चूंकि दुनियादारी की अधिक समझ नहीं थी और निम्मी ने अभी अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, इसलिए ये नौकरी पाखी ही करेगी, ये तय ही था। लेकिन पाखी जानती थी कि परिवार की जिम्मेदारी लेना बिना पैरों में चप्पल पहने कच्ची सड़क पर चलने से कम नहीं होगा। अनुकंपा की नौकरी दो धारी तलवार होती है। एक तो यह एहसास हर वक्त कचोटता है कि यह नौकरी आपको अपनी मेहनत और काबिलियत की बदौलत नहीं, बल्कि किसी आत्मीय की मृत्यु की कीमत पर मिली है, और दूसरे हर समय एक अपराध बोध सा घेरे रहता है कि जाने कर्तव्य ठीक से निभ भी रहे हैं या नहीं। खुद को अपराध बोध ना भी हो तो कुछ नाते रिश्तेदार होते ही इसीलिए हैं। उनका परम कर्तव्य होता है कि समय समय पर सूखने की कोशिश करते घाव को कुरेद कर उसे हरा बनाए रखें, और वे अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हैं। 6 महीने बीतते बीतते उतरती हुई गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी थी। एक परिवार ने अपने मुखिया के बिना जीने की कोशिशें शुरू कर दी थी। पाखी को भी पिता की जगह उनके ऑफिस में नौकरी मिल गई। जिंदगी ने ढर्रा पकड़ लिया। फिल्मी और किताबी बातों से परे पाखी बहुत ही व्यवहारिक लड़की है। भविष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वह भली भांति जानती थी कि निम्मी और माँ उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच भी वो खुद अपने लिए भी जीने की चाह पाले हुए थी। 21 की हवाई उम्र में उसके भी कुछ निजी सपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो बरसों इंतजार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उम्र निकलने के बाद सपनों का कोई मोल नहीं रहता। नौकरी के दरमियान ही पुनीत उसकी जिंदगी में आया, जिसे पाखी ने आदर्शों का रोना रोते हुए जाने नहीं दिया, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत किया। पुनीत उसका सहकर्मी। पुनीत की एक एक खूबी का विस्तार से बखान करने के बजाय पाखी एक ही शब्द में कहती थी, मनपसंद। मनपसंद यानी इस एक विशेषण के बाद उसकी शेष सभी कमियां नज़रअंदाज की जा सकती हैं। इधर लोगों ने फिल्में और टेलीविज़न के धारावाहिक देख देख कर पाखी की भी त्याग की मूर्ति वाली तस्वीर बना ली थी, और वे उसे उसी सांचे में फिट देखने की लालसा भी रखते थे। त्याग की मूर्ति यानी पहले निम्मी को पढ़ाए लिखाए, उसका कैरियर बनाए, उसका घर बसाए, तब कहीं जाकर अपने लिए कुछ सोचे। इन सब के बीच
माँ की देखभाल करना तो उसका परम कर्तव्य है ही। लोगों का दिल ही टूट गया जब उसने पुनीत से शादी करने की इच्छा जताई। अभी कहाँ वो बूढ़ी हो रही थी, पहले छोटी का बंदोबस्त तो कर देती, फिर अपना सोचती। अब देखना तुम पैसे पैसे की मोहताज ना हो जाओ तो कहना। ये कहकर कईयों ने माँ को भड़काया भी। माँ तो नहीं भड़की, लेकिन पाखी जरूर भड़क गई। आप अपना बंदोबस्त देख लीजिए, हमारा हम खुद देख लेंगे। ये कहने के साथ ही पाखी ने हर कहने वाले मुंह को बंद कर दिया। लेकिन इसके साथ ही पाखी को बदतमीज और मुंहफट का तमगा मिल गया। इस तरह की बातें बिना पंख ही उड़ती हैं। पाखी की मुंहजोरी की बातें पुनीत के घर तक पहुंची तो पुनीत की माँ सतर्क हुई। पुनीत को तुरंत लाइन हाजिर किया गया और पाखी के स्वभाव के बारे में पूछताछ की गई। अपनी संतुष्टि के लिए पुनीत की माँ ने साल भर का समय मांगा ताकि वो पुनीत की जीवन संगिनी बनने के लिए पाखी की उम्मीदवारी को परख सके। कौन जाने इस बीच पुनीत के लिए कोई बेहतर रिश्ता ही मिल जाए, या हो सकता है कि दोनों के बीच खटास ही आ जाए। माँ इसी आस पर साल भर निकाल देना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म तो जहाँ फूटने को लिखे होते हैं वहीं फूटते हैं। साल भर बाद भी न तो पुनीत को कोई मिली और ना ही पाखी को। साल भर बाद दोनों इस सहमति और शर्त के साथ एक बंधन में बंध गए कि पाखी अपने परिवार की जिम्मेदारी पहले की तरह ही उठाती रहेगी और अपनी तनख्वाह भी पूर्ववत उसी परिवार पर खर्च करती रहेगी। लेकिन मनपसंद साथी का नशा किसी भी अन्य नशे से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। पाखी भी प्रेम के नशे में आकंठ डूब गई। वह अपनी तनख्वाह बेशक अपनी माँ और बहन पर खर्च करती थी, लेकिन अब उसके पास उन पर खर्च करने के लिए समय कम पड़ने लगा था। छुट्टी वाले दिन किसी तरह भागती सी मायके जाती और जाते ही वापसी के लिए घड़ी देखने लगती। साल बीतते बीतते नन्ही परी गोदी में आ गई तो बचे खुचे समय पर उसका कब्जा हो गया। इधर निम्मी स्कूल खत्म करके कॉलेज में आ गई थी। कॉलेज का खुलापन, घर में पिता के कठोर अनुशासन की कमी और बहन का बिना जरूरत पैसों से पर्स भरते रहना, एक किशोर लड़की के राह भटकने के लिए इतने कारण काफ़ी होते हैं। किसी तरह गिरते पड़ते निम्मी अपना कॉलेज कर रही थी कि एक दिन पता चला कि निम्मी के पांव गलत पगडंडी पर मुड़ गए। माँ ने पाखी और पुनीत को बुलाकर चर्चा की। सबने ठंडे दिमाग से सोचकर तय किया कि कॉलेज खत्म होते ही निम्मी की शादी कर दी जाए। लेकिन कॉलेज तो 5 महीने में ही खत्म हो जाएगा और इतनी जल्दी अच्छा लड़का कहाँ से तलाश किया जाए। 2-3 महीने खोजने के बाद भी बात बनती दिखाई नहीं दी तो पाखी को अपने देवर राहुल का ख्याल आया। उसने पुनीत के सामने अपनी बात रखी। पुनीत उसका प्रस्ताव सुनते ही उखड़ गया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जिंदा मक्खी निगलने के लिए तुम्हें राहुल ही दिखाई दिया? पुनीत ने गुस्से से कहा। देखो, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हम बड़े हैं, हमें ही समझदारी दिखानी होगी। तुमने मुझसे जिम्मेदारी बांटने का वादा नहीं किया था? तुम्हारी अपनी बहन होती तब भी क्या तुम ऐसे ही तेवर दिखाते? जैसे कई प्रश्नों के साथ पाखी ने पति पर पलटवार किया। हाँ तो कर रहे हैं ना प्रयास, मिल जाएगा कोई ना कोई लड़का। इन सब में राहुल को सूली पर टांगने की कहाँ जरूरत है? पुनीत ने प्रतिरोध किया, लेकिन स्त्री के हट से भला कौन जीत सका है जो आज पुनीत जीत पाता। फिर पाखी ने राहुल से बात की। उसके प्रयास रंग लाए और पुनीत की नापसंदगी तथा खुद निम्मी की लाख ना नुकुर के बाद भी निम्मी राहुल के साथ विवाह वचनों से बंधी अपनी बड़ी बहन की देवरानी बन गई। समय में बहुत शक्ति होती है। बड़े से बड़े घाव भी समय के साथ भर जाते हैं। खरोंचों के निशान हल्के पड़ते पड़ते एक दिन अदृश्य हो जाते हैं। निम्मी के साथ भी यही हुआ। उम्र के उफनते झरने पर राहुल के प्रेम का बांध बनते ही
वो शांत नदी सी बहने लगी। अब उसे गृहस्थी में रस आने लगा था। पाखी खुश थी कि उसने बिगड़ती बात को संभाल लिया था। बहन के घर आने से अब बच्चे की देखभाल के लिए उसे हलाकान नहीं होना पड़ता था। चौका चूल्हा भी निम्मी देख लेती है। थके शरीर को बिस्तर मिलते ही व्यक्ति पहले जरा आराम से लेटता है, फिर आंखें बंद कर दिमाग को शांत करता है और आखिरकार सो जाता है। निम्मी के आने के बाद भी यही हुआ। धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी निम्मी पर डालकर पांखें निश्चिंत हो गई। निम्मी भी खुश थी। दोनों बहनें बारी बारी से माँ और सास ससुर दोनों की देखभाल कर रही थी। अपने वायदे के अनुसार पाखी आज भी अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा ही अपने पास रखती है। शेष 2 हिस्से माँ और निम्मी को दे देती है। बाकी खर्चे पुनीत और ससुर जी देखते ही हैं। पाखी ने इतनी सजल जिंदगी की तो कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हकीकत को भी भला कैसे झुटलाया जा सकता है। शायद जिंदगी अपनी पिछली गलतियों का पश्चाताप कर रही थी। इतने कांटों के बाद कुछ फूलों पर भी हक तो बनता ही है। देखते ही देखते 2020 का साल आ गया। यह बरस तो मनहूसियत के साथ ही अवतरित हुआ था। चारों तरफ कोरोना कोरोना का ही तांडव मच रहा था। हर कोई डर के साए में जी रहा था। कौन जाने मौत का अगला शिकार कौन हो। एक एक दिन भारी बीत रहा था। आज तो ठीक है, कल पता नहीं क्या हो। हर स्वस्थ व्यक्ति यही सोच रहा था। किसी को जरा सी भी छींक या खांसी आने पर लोग उसे संदिग्ध दृष्टि से देखने लगते। कोई अपना मास्क सही करने लगता तो कोई 2 फुट दूर सरक लेता। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच अविश्वास की खाई बन गई। पाखी भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क थी और फिलहाल अभी तक इस महामारी की चपेट में आने से सभी बचे हुए थे। साल बीतने को आया। पाखी को लगने लगा था कि इस अदृश्य दुश्मन पर अब जीत हासिल हो ही गई है, लेकिन कांटों के झाड़ से लहंगा बचाकर रखने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये अनहोनी हो ही गई। किसी शायर के कहे अनुसार ये नाव भी किनारे आकर ही डूबी। अब जबकि वैक्सीन के आने की सुगबुगाहट के बीच लोग जरा बेफिक्र हुए ही थे और कोरोना शायद इसी लापरवाही का इंतजार कर रहा था। एक दिन अचानक राहुल को हल्का बुखार आया और अगले दिन उसे खांसी शुरू हो गई। टेस्ट करवाया गया तो कोरोना पॉजिटिव आया। हालांकि अब मृत्यु दर काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी खतरा तो था ही। आखिर जिसका डर था वही हुआ। इन्फेक्शन बढ़ने के बाद राहुल हॉस्पिटल गया तो फिर डेड बॉडी के रूप में ही वापस आया। सब कुछ बहुत ही आकस्मिक रहा। महज 2 साल के वैवाहिक जीवन के बाद ही निम्मी की रंगीन साड़ी सफ़ेद हो गई। माँ पर तो मानो वज्रपात ही हुआ था। पाखी को भी लगा कि जैसे जिंदगी ट्रेडमिल पर ही चल रही थी। चले तो खूब, लेकिन पहुँचे कहीं भी नहीं। मन बदलने के लिए पाखी ने निम्मी को कुछ दिनों के लिए माँ के पास भेज दिया। इसके बाद निम्मी अक्सर माँ के पास ही रहने लगी। पाखी और पुनीत उसके भविष्य के लिए फिर से फिक्रमंद होने लगे। इधर अचानक कुछ दिनों से निम्मी बुझी बुझी सी लग रही थी। राहुल की यादों को कारण मानकर पाखी ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। पाखी ने महसूस तो किया कि आजकल निम्मी अपने जीजा पुनीत से भी कुछ खींची खींची सी रहती है, लेकिन ये भी कोई अधिक गौर करने वाली बात नहीं थी। मन खराब हो तो कुछ भी अच्छा कहाँ लगता है। निम्मी पिछले 1 माह से माँ के पास ही है। आज लंच के बाद पाखी ने भी माँ से मिलने का सोचा और स्कूटर लेकर उधर ही चल दी। तभी ख्याल आया कि इस समय तो माँ सो रही होगी। कोई बात नहीं, निम्मी तो है ना। यूँ उससे मन की 2 बात किए हुए भी समय बीत गया। बेचारी, अभी कुछ भी तो नहीं देखा जिंदगी में। मन ही मन ये सोचकर व्यथित होती पाखी बढ़ी चली जा रही थी। घर के बाहर खड़ी पुनीत की मोटरसाइकिल देखकर पाखी चौंक गई। इन्हें तो इस समय ऑफिस में होना चाहिए, यहाँ किस कारण से हैं?
सोचती हुई पाखी घर के मुख्य दरवाजे तक आ गई। दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाते बजाते अचानक उसके हाथ रुक गए। अंदर से आते हैरान करने वाले वार्तालाप ने उसे रुकने को मजबूर कर दिया। मैंने कह दिया ना, मैं ये सब नहीं करने वाली। आप नहीं मानेंगे तो मजबूरन मुझे दीदी को बताना पड़ेगा। निम्मी की आवाज़ थी जो गुस्से में लग रही थी। ये भी करके देख लो, लेकिन सोच लेना कहीं उसे भी तुम्हारी तरह मायके आकर रहना ना पड़ जाए। पुनीत के बेशर्मी भरे ईश्वर की धमकी ने पाखी के सामने सारी स्थिति खोल कर रख दी। उसे निम्मी के उखड़े मन का कारण समझ में आ गया। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि पुनीत इतनी कमीनी हरकत कर सकता है। पाखी बिना आहट के ही वहाँ से लौट आई। पुनीत घर लौटा तो सब कुछ सामान्य था। परी अपने दादू के पास खेल रही थी, माँ टीवी देख रही थी, पाखी रसोई में थी। उसने चाय बनाकर सास ससुर को थमाई और अपना कप लेकर पुनीत के पास आ गई। दोनों साथ साथ पीने लगे। मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जा रही हूँ, पाखी ने कहा। और यहाँ कौन देखेगा? पुनीत के स्वर में इंकार सा था। राहुल के बिना भी तो सब कुछ चल रहा है ना, कुछ दिन मेरे बिना भी चल जाएगा। पाखी पति के इनकार को खारिज करते हुए मायके जाने की तैयारी करने लगी। दोपहर तक वो मायके पहुंच चुकी थी। बेटी को यूं अचानक आया देखकर माँ हैरान तो हुई, लेकिन खुश भी थी। घर में रौनक जो हो गई। पुनीत तुझसे क्या चाह रहा है? एक दिन एकांत में पाखी ने निम्मी से पूछा। निम्मी बहन का प्रश्न सुनकर अचकचा गई, फिर धीरे धीरे सब विस्तार से बताती गई। जीजाजी चाहते हैं कि मैं उन्हें राहुल की जगह दे दूं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वे तुम्हें छोड़ देने की धमकी देते हैं। इसके आगे निम्मी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पाखी सफ़ेद हो गई। फिर मन ही मन एक निश्चय कर लिया। देख निम्मी, अभी तुम्हारी उम्र कुछ भी नहीं है। स्नातक तो तुम हो ही। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो। मन लगाकर करोगी तो तुम्हें विधवा कोटे में नौकरी मिल ही जाएगी। एक बार जिंदगी सही रास्ते पर चल पड़ेगी तो मंजिल मिलने में देर नहीं होगी, पाखी ने समझाया। लेकिन मेरा आधा दिमाग तो जीजाजी ने खराब कर रखा है। हर तीसरे दिन धमक जाते हैं। उनसे बचने के लिए ही तो मैं यहाँ माँ के पास रहती हूँ। यहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। मेरी जिंदगी को तो आम रास्ता समझ लिया है। कहते हैं कि राहुल से पहले भी तो किसी की हो ही चुकी हो। अब क्या डर है? ऐसे में तैयारी क्या खाक करूँगी? निम्मी निराश थी। तू फिक्र मत कर, तू यहाँ से दूर जाकर किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर। पुनीत को मैं संभाल लूँगी। पाखी के सुझाव में दम था। निम्मी राजी हो गई। निम्मी को दिल्ली के एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में बैंक की तैयारी करने के लिए एडमिशन दिला दिया गया। निम्मी वहीं हॉस्टल में रहने लगी। पुनीत को पता चला तो उसने बहुत बवाल मचाया। इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया? पति हूँ तुम्हारा और उसका जीजा भी व जेठ भी। क्या मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं लगा तुम्हें? पुनीत लगभग चिल्लाते हुए कहा। पुनीत जाल में फंसने से पहले ही चिड़िया के उड़ने से खिन्न था। तुमने कौन सा जीजा और जेठ की जिम्मेदारी निभाई है? मेरा मुंह ना खुले, इसी में तुम्हारी इज्जत है। खुल गया तो पत्नी से भी हाथ धो बैठोगे। पाखी ने दांत चबाकर पति की आंखों में आंखें डालकर कहा। शब्दों की तलखी से पुनीत जान गया था कि पाखी को सब कुछ पता चल गया है। वह उन आंखों का सामना नहीं कर सका और तुरंत पाखी के सामने से हट गया। पाखी को लग रहा था मानो आज उसने बहन, माँ और परिवार के प्रति अपना एक और कर्तव्य निभाया है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।